हेलो, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ लाडनिसा। मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चूंकि थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे इस वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है यूएनओ। यूएनओ 12th क्लास के एक चैप्टर में भी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में, और बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम्स में यूएनओ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को चुना है। तो आइए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों पड़ती है, यूएनओ के बनने का कारण क्या था, क्या इसके पहले भी इसके जैसी कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे बनी थी? अगर बनी तो फिर यूएनओ के दोबारा से फिर बनने का क्या कारण था? इन सारी चीजों को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वर्ल्ड वार को थोड़ा सा देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम 1914 से 1918 का था। 1914 से लेकर के 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का ये समय था। इसे प्रथम विश्व युद्ध इसलिए कहा जाता है कि विश्व के बहुत सारे देश मिल करके युद्ध को किए थे, और ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित हुआ था पूरे वर्ल्ड के लिए। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी और दूरी राष्ट्र पराजित हुए थे। तो इसके बाद जैसे ही 1918 में वर्ल्ड वार की समाप्ति हुई, तो अब दुनिया के पास ये था कि इसको पूरे युद्ध को की स्थिति को, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई थी, हर तरफ आर्थिक तंगी आ गई थी, मंदी का समय आ गया था। ऐसे में एक शांति का सम्मेलन करना बहुत जरूरी था। तो मित्र राष्ट्रों ने पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में किया। इसमें जीते हुए देशों के जो विजयी कंट्री थे, उनके वो 27 कंट्रीज, मतलब वर्ल्ड के 27 ऐसे देश जो पराजित नहीं हुए थे, वो शामिल हुए और उन्होंने अपने 70 प्रतिनिधियों को यहाँ पे भेजा। 70 प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव को इस शांति सम्मेलन में भेजा, अपने अपने देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए, अपने अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में। अब इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधि आ गए हैं, सब मिल करके कैसे सम्मेलन करेंगे? इस जो सम्मेलन है बहुत ही अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, इसके लिए 4 नेताओं को चुना गया ताकि ये अच्छे से बात कर सकें सम्मेलन के बारे में, कैसे अब आगे चल करके विश्व को शांति, युद्ध से परे या युद्ध के बाद की जो स्थिति थी उसको कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में बातें करनी थी। ऐसे में 4 मेंबर्स को चुना गया जिन्हें बिग 4 के नाम से जाना जाता है। बिग 4 लीडर्स में कौन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो। इन 4 को चुना गया नेतृत्वकर्ता के रूप में, लीडर्स के रूप में, और इन 4 ने मिलकर के लीडरशिप किया। हालांकि सारे जो देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ स्वार्थ था। सारे अपने देश के लिए ही कुछ ना कुछ डिमांड किए हुए थे। इसमें से जो सबसे ज्यादा उदारवादी यानी कि जो लिबरल नेता थे वो थे अमेरिका के वुडरो विल्सन। उन्होंने 14 सूत्र रखे, 14 बातों को रखा और इस शांति सम्मेलन में, और इसी के तहत उन्होंने राष्ट्र संघ की स्थापना की घोषणा की। राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस। तो इस तरह से पेरिस शांति सम्मेलन के टाइम पे ही राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल का था, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, की बात की गई। और इसमें क्या था कि इसमें वर्ल्ड लेवल के जितने भी कंट्री हैं, जो भी
स्वतंत्र देश हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं अपने अपने संसद के परमिशन से। ये बात हुई कि यहाँ पे ये सब सदस्य बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका के वुड्रो विल्सन ने ही ये प्रस्ताव सबसे पहले रखा था, लेकिन अमेरिका के सेनेट से ही ये रजामंदी नहीं मिली। ये हुआ कि अमेरिका इसका राष्ट्र संघ का यानी कि लीग ऑफ नेशंस का सदस्य नहीं बनेगा। इस तरह से लीग ऑफ नेशंस का सदस्य अमेरिका नहीं बना। लीग ऑफ नेशंस का सबसे मेन उद्देश्य था, बनाने का मेन उद्देश्य था कि वर्ल्ड में फिर से विश्व युद्ध ना हो। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा हानि हो चुका था, फिर से युद्ध ना हो, जिसकी वजह से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे कि वर्ल्ड के सारे कंट्री के लोग जमा हो और वो आपस में बातें कर सके अपने देश के बारे में, या युद्ध ना हो, शांति के उद्देश्य से बातें कर सके। इसकी वजह से राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन क्या राष्ट्र संघ की स्थापना होने के बाद भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हुआ ही। 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर से 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जो कि 1945 तक चला। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब इसकी राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस की बुरी तरह से हार हुई। लीग ऑफ नेशंस के होते हुए भी फिर जो विश्व है वो विश्व युद्ध की मार को झेलने के लिए सामने आ गया था। जबकि बात ये हुई थी कि ऐसे वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जो युद्ध को हर हाल में रोकेगा, टालेगा और शांति स्थापित करेगा, पर ये बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम हो चुका था। ऐसे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और 1945 में ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से लीग ऑफ नेशंस की जगह पे यूएनओ की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में, यानी कि राष्ट्र संघ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में नई तरीके से सामने आया। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यूएनओ के आने के बाद लीग ऑफ नेशंस का कोई अस्तित्व नहीं था। उसी लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकार के रूप में ही यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के साथ ही पूरी दुनिया को लीग ऑफ नेशंस के असफल होने का पता चल गया था कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की मार को झेल रहा है। ऐसे में यूएनओ के बनने की कुछ बातें हुई, यानी कि कुछ ऐसे कदम थे जिन्होंने प्राथमिक तौर पे भूमिका निभाई यूएनओ की बनने की। उन कदमों को हम देखेंगे, कुछ सम्मेलन और कुछ चार्टर वगैरह बने थे उस टाइम पे, जिसके वजह से यूएनओ फिर सामने आता है। यूएनओ यानी कि एक दूसरी वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अटलांटिक चार्टर, जो कि अगस्त 1941 को हुआ था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। इसी के बीच में अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर में यूएसए और ब्रिटेन के बीच में ये चार्टर होता है और इसमें चार्टर बनता है और इसमें इन दोनों देशों ने अपनी विस्तारवादी नीति का अनुसरण नहीं करने के बारे में कहा कि हम अब हमारी जो नीति है, हमारे जो नियम है विस्तारवाद का, अपने साम्राज्य को, अपने देश की जमीन को बढ़ाने का, उसको अब हम यहाँ पे खत्म करेंगे। ये बातें हुई थी अटलांटिक चार्टर में। इसमें भी जरूरत पड़ी थी कि एक वर्ल्ड लेवल की कोई ऑर्गेनाइजेशन आए और जिस तरीके से यूएसए और ब्रिटेन अपने बातों को रख रहे हैं, ये वर्ल्ड के सारे कंट्री अपनी विस्तारवादी नीति को रोकें, उसके अनुसरण को रोकें, आगे वो अपनी विस्तारवादी नीति को नहीं अपनाए जैसे कि बाकी देश उस समय पे कर रहे थे।
मेन कारण क्या होता था लड़ाई का? जो युद्ध के कारण बहुत छोटे छोटे होते थे पहले, जमीन के लिए, उसके बाद उपनिवेशवाद के लिए। जो छोटे छोटे कंट्री थे उसको अपनी कॉलोनी बनाने के लिए दो बड़े देश आपस में लड़ते थे। औद्योगिकरण इसका मैं मानती हूँ बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं, मैं क्या मानती हूँ, मैं तो उन्हीं विद्वानों को फॉलो करके उनको पढ़ करके और मैं आपको बता रही हूँ कि औद्योगिकरण भी बहुत बड़ा कारण था वर्ल्ड वार। यूरोप में औद्योगिकरण होने के बाद यूरोप के जो कंट्रीज थे, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह में जब औद्योगिकरण हुआ तो वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा, चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगी। तो अब उनको अपने लिए बाजार की जरूरत पड़ी कि बाजार जहां पे इनके सामानों की खपत हो सके। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज को अपना गुलाम बनाना, अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया। और इस उपनिवेश बनाने की होड़ में भी दो बड़े कंट्रीज आपस में भिड़ जाते थे, लड़ जाते थे। ये बहुत बड़ा कारण था लड़ाई का। और इसमें एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री लड़े और ऐसे करते 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 आपस में बहुत सारे कंट्री मिलते गए। और इस तरह से वर्ल्ड वार का एक कारण ये भी था कि वो अपने बाजार के लिए, अपने चीजों की बिक्री के लिए वो अफ्रीका और एशियन कंट्रीज की होड़ में कि कैसे मुझे मिले, कौन पहले ले, इस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे। तो ये उनकी विस्तारवादी नीति थी। तो यहाँ पे यही अटलांटिक चार्टर में ये बात की गई कि विस्तारवादी नीति का अनुसरण नहीं करना होगा, जितना है हमारा एरिया उसी में संतुष्ट रहो, खुश रहो। अगला कदम हम देखेंगे मॉस्को सम्मेलन के रूप में। मॉस्को सम्मेलन जो कि अक्टूबर 1943 में हुआ, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच का ही टाइम था। अक्टूबर 1943 में मॉस्को सम्मेलन हुआ। मॉस्को सम्मेलन में यूएसए, ब्रिटेन और यूएसएसआर के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। और इसमें क्या बात हुई? इसमें बात हुई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की घोषणा की। लीग ऑफ नेशंस की असफलता की वजह से एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत लग रहा था कि अब इस जो युद्ध चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वार, ये इसके खत्म होने के बाद फिर पूरी दुनिया शांत रहे, शांति कायम हो सके, फिर से युद्ध ना हो। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में और भी ज्यादा हानि हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के से भी बहुत ज्यादा परमाणु हथियारों, परमाणु बम का यूज किया गया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हाई स्कूल्स में ही ये सारे चैप्टर्स को पढ़ा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार को। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे घोषणा की जाती है कि एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जहां पे पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज सदस्य बन सकते हैं। क्योंकि लीग ऑफ नेशंस में जो सदस्य थे वो बहुत लिमिट थे, बहुत ज्यादा कंट्रीज उसमें सदस्य के रूप में नहीं थे। अगला एक और हम कदम देखेंगे डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन के रूप में, जो कि अगस्त सितंबर के महीने में 1944 को हुआ। ये भी सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में ही। अगस्त सितंबर में डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन में यूएसए, ब्रिटेन और यूएसएसआर के साथ साथ चाइना भी शामिल होते हैं। इन चारों देशों के प्रतिनिधि आपस में मिलते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रूपरेखा तैयार करने के लिए वो यहाँ पे एकत्र होते हैं, मिलते हैं। हालांकि चारों कंट्रीज के जो विचार अलग अलग थे, इनके विचार आपस में टकराते थे, नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगा कि वर्ल्ड लेवल पे लीग ऑफ नेशन से ज्यादा शक्तिशाली एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। और यहाँ पे उन्होंने इस नए ऑर्गेनाइजेशन की रूपरेखा तैयार करने के लिए ये मिले थे। और इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र है, यानी कि लीग ऑफ नेशंस के जितने मेंबर्स हैं उनको बुलाया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए, एक बार उनका सम्मेलन होना चाहिए। डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन में किए गए विचार विमर्श और प्रस्ताव के आधार पर उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल 1945 यानी कि 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में लीग ऑफ नेशंस के सदस्यों को बुला करके और यूएनओ के
चार्टर का निर्माण किया जाए, क्योंकि डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन में इन चारों देशों के प्रतिनिधियों ने ये तय किया था कि यूएनओ नाम की संस्था बनाई जाएगी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, उनका चार्टर तैयार किया जाएगा। और चार्टर तैयार करने के लिए लीग ऑफ नेशंस के जो सदस्य थे, राष्ट्र संघ के जो सदस्य थे, उन्हें सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को बुला करके और सम्मेलन करके और चार्टर निर्माण करने के लिए के बारे में कहा। इसके बाद फरवरी 1945 को ही क्रीमिया द्वीप के याल्टा नामक स्थान पर यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और यूएसएसआर के प्रधानमंत्री स्टालिन, तीनों की मीटिंग होती है। और इन तीनों ने भी ये तय किया कि 25 अप्रैल 1945 को लीग ऑफ नेशंस के सदस्यों को बुलाया जाएगा और यूएनओ के चार्टर यानी कि यूएनओ का संविधान तैयार किया जाएगा। 25 अप्रैल से लेकर के 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में लीग ऑफ नेशंस के 50 देशों को आमंत्रित किया गया और यूएनओ के संविधान का निर्माण किया गया। इस तरह से जैसे कि किसी भी देश को चलाने के लिए उसके संविधान का बनना जरूरी होता है, संविधान में देश के नियमों के बारे में लिखा होता है, उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चार्टर, एक संविधान बनाया जाता है। यूएनओ का संविधान बनाने के लिए 50 कंट्री को आमंत्रित किया गया, वो आए और उन्होंने यूएनओ का संविधान तैयार किया। टाइम क्या था? 25 अप्रैल से लेकर के 26 जून तक। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम यूएनओ के बारे में सारी चीजों को और भी आगे थोड़ा सा देखेंगे। इसके कार्य करने का तरीका क्या है, इसके प्रमुख कितने अंग हैं, कैसे इसकी सदस्यता हासिल की जाती है, अभी कितने सदस्य हैं, इन सारी बातों के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है या आपको और क्या चाहिए वीडियो में। तो बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पे। ठीक है? ओके, थैंक यू।